नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मन्नू भंडारी की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है तीसरा आदमी। मन्नू भंडारी ने आधुनिक भारतीय नारी को एक नई छवि प्रदान की है। मन्नू जी नारी को आंचल को दूध और आंखों को व्यर्थ से पानी से भरा दिखाने में विश्वास नहीं करती। वे उसके जीवन यथार्थ को उसी की दृष्टि से यथार्थ धरातल पर रखती है और साथ ही कहानियों का यथार्थ कहानी के कलात्मक संतुलन पर भारी न पड़े, इसका भी ध्यान रखती है। इसी से मन्नू जी की कथाएं बहुत अपनी सी और आत्मीय सी लगती हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी तीसरा आदमी। और कहानी सुनने पर अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं भी। चलिए सुनते कहानी तीसरा आदमी। पाजामे को मोड़कर उसमें क्लिप लगाते हुए सतीश बोला, तुमने तो सारा कमरा ही अस्त व्यस्त कर रखा है। कहीं बैठने तक की तो जगह नहीं है। तुम ठीक ठाक करो, तब तक मैं जरा बाहर ही घूम आता हूँ। हाथ में झाड़ू लिए शकुन ने उसे भरपूर नजरों से देखा। देख रही हूँ तुम्हें आलोक जी का आना जरा अच्छा नहीं लग रहा है। आवाज में हल्की सी तलखी थी जिसे बाहों पर पड़े बल ने और भी स्पष्ट कर दिया था। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और उसने यूं ही स्टैंड के सहारे खड़ी साइकिल के पैडल पर जोर से पैर मारा तो पीछे का पहिया जोर से घन्ना उठा। सब कुछ कहा ही नहीं जाता है। कुछ बातें होती है जो शब्दों के बिना भी शब्दों से ज्यादा स्पष्ट होती है। फिर मैं कोई बच्ची नहीं, तुम्हारी हर बात को खूब समझती हूँ। और वह जोर जोर से झाड़ू मार मार कर दरी की धूल झाड़ने लगी। एक क्षण को सतीश को लगा कि वह क्या कहे क्या न करे। बड़ी कातर सी नजर से उसने शकुन को देखा और फिर साइकिल ठेलता हुआ सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ गया। बाहर जाकर एकाएक उसे लगने लगा जैसे आलोक का आना उसे वाकई अच्छा नहीं लग रहा है। 2 दिन से मन पर जो हल्की सी खिन्नता छाई हुई थी वह कहीं अच्छा न लगना ही तो है। वह शायद इस भावना को नाम नहीं दे पा रहा था। शकुन ने दे दिया। शकुन के मन में बड़ा उत्साह है। कल से ही लगी हुई है सारा घर ठीक करने में। और कल से उसे बड़ा अफसोस हो रहा है कि क्यों नहीं उसने बड़ा घर लेने की बात मान ली। अब इस एक कमरे को ही बड़ा बनाने के चक्कर में उसने ना जाने कितना सामान हटा दिया है फालतू समझकर। अपने घर को बिल्कुल नया रूप नया जीवन देने पर तुली हुई है जैसे। नया रूप नया जीवन, कमरे के लिए ये शब्द कितने बेतुके हैं। उसे उन शब्दों का ख्याल ही क्यों आया। उसे खुद लगने लगा कि बहुत भीतर कहीं कुछ हो रहा है जो उसे एबनॉर्मल बनाता जा रहा है। तभी तो उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी शकुन भाग गई। उसने देखा वह शुक्ला के घर के सामने आ गया है। चलते समय उसने कुछ सोचा नहीं था कि वह कहाँ जाएगा। बस घर में बैठने की जगह नहीं थी सो चल पड़ा था। कुछ देर शुक्ला की यहीं बैठ लूं। उसने पैर जमीन पर टिका दिए, पर 2 मिनट तक वह तय नहीं कर पाया कि वह शुक्ला के यहाँ जाए या आगे बढ़ जाए। नहीं, वह इस समय एकांत में बैठकर अपने मन में ही झांकेगा। जो कुछ भी अनुचित अस्वाभाविक वहां है उसे जाने समझेगा। शायद इससे उसकी मानसिक स्थिति कुछ सुधरेगी ही। वरना यदि वह कल भी इसी तरह उटपटांग व्यवहार करने लगा तो कितनी भद्द होगी। फिर यह आने वाला व्यक्ति लेखक ठहरा, जरूर बड़ी पैनी नजर होगी उसकी। उसने साइकिल आना सागर की ओर मोड़ दी। बजरंगगढ़ पर चढ़ती हुई भीड़ को देखकर उसे ख्याल आया, आज जरूर मंगलवार ही होना चाहिए। अरे होना क्या चाहिए है ही, तो वह क्या भूलने भी लगा है। क्या होता जा रहा है उसे। सारी बारादरी पार करके वह एक अंतिम सिरे पर आ गया। साइकिल में उसने ताला डाला और तालाब की ओर मुंह करके बैठ गया। सामने पानी में छोटी छोटी लहरें उठ बिखर रही थी। एक लहर उठकर आगे बढ़ती पर किनारे तक आने से पहले दूसरी लहर के धक्के से बिखर जाती। कल आलोक जी आ रहे हैं। आलोक जी जिन्हें वह जानता नहीं, जिन्हें उसने कभी देखा नहीं। वह शकुन के परिचित है और उसी के निमंत्रण पर आ भी रहे। शकुन ने उसे भी पत्र लिखने के लिए कहा था। 2 दिन तक वह तय ही नहीं कर पाया था कि लिखे या नहीं। फिर शकुन एकाएक बिगड़ पड़ी थी तो उसने उसी समय एक पोस्टकार्ड लिख दिया था और अब वह आ रहे। यह देखो तो बड़ी साधारण सी बात है, फिर भी उसे लगता था कि कहीं कुछ है अवश्य। आलोक जी बड़े लेखक है। शकुन से ही उसने उनके बड़प्पन की बात सुनी है। बड़े आदमी तो व्यस्त भी जरूर रहते होंगे, फिर आना स्वीकार कैसे कर लिया। शकुन से भी तो कोई खास परिचय नहीं है। 4 महीने पहले वह 2 दिन के लिए जयपुर गई थी भाई के यहाँ। वही शायद मिली थी कुछ समय के लिए। उसके बाद पत्र आते जाते, कभी कभी किताबों के पार्सल। शकुन की मेज पर आलोक की कई पुस्तकें जम गई है जिन्हें वह हमेशा पढ़ती और सराहती है। पर शकुन कुछ ज्यादा ही उत्साहित है। उत्साह क्या आवेग में आई हुई है। शायद इसीलिए कि वही उन्हें जानती भी है और कोई बड़ा आदमी आता है तो थोड़ा उत्साह आवेग आ ही जाता है।
उसे याद आया, शकुन को इस घर में तीसरे आदमी की उपस्थिति असह्य हो जाती थी। कमरा एक ही था और जब भी कोई आता तो उसके सोने के लिए अलग जगह नहीं रह जाती और सोते समय शकुन से अलगाव सहा नहीं जाता। जिस साल शकुन बीए की तैयारी कर रही थी तो उसने गांव से माँ को बुलवा लिया था। बोला, घर माँ संभाल लेगी, तुम पढ़ने में लगी रहो, वरना यह दूसरी मेहनत तुम्हें मार देगी। कितना काम तुमको करना पड़ता है। पर शकुन रोती रही थी, क्यों बेकार की बातें कहते हो, तुम मुझसे चौगुना काम करवा लो, पर रात को तुम्हारी बाहें नहीं छोड़ सकती और वहां आते ही सारी थकान भी मेरी मिट जाती है, अगले दिन के लिए ताजगी आ जाती है। और सतीश ने बड़े ढंग से माँ को वापस गांव भेज दिया था। एक बार उसका एक पुराना मित्र आकर टिक गया था। शकुन ने सारी सीमाएं लांघकर अशिष्टता से उसके साथ बात की। सतीश को इस बार तो गुस्सा आया, पर शकुन की यह दुर्बलता भीतर ही भीतर उसे कहीं पुलकित भी करती रहती। मैं बीटी करके नौकरी कर लूं, तब तुम 2 कमरे का मकान ले लेना और जिसको चाहो बुलाना। यह भी अब तो किसी तीसरे आदमी को बुलाएंगे ही, आखिर कब तक टालेंगे। और वह लजा पड़ी थी। जिस दिन बीटी का रिजल्ट आया था और वह और शकुन बेहद प्रसन्न थे और उस दिन पहली बार वे किसी तीसरे आदमी को लाने के लिए मनोहार करते रहते। 3 साल अपने को जब्त किया, अब और नहीं। वे प्रतीक्षा करते और फिर नए सिरे से निराश हो जाते। जुलाई में शकुन को हायर सेकेंडरी स्कूल में नौकरी मिल गई। 2-3 महीने अपने नए काम के बीच वह कुछ भूली रही, पर सतीश ने देखा कि धीरे धीरे यह निराशा उसके भीतर ही भीतर कुछ तोड़ती मरोड़ती चल रही है। अरे भाई, खाने पर आओ ना, मैं बैठा हूँ, तुम खा लो, मुझे आज खाना नहीं है। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? सतीश ने भीतर लेटी शकुन को दुलारते हुए पूछा। हाँ हाँ ठीक है, मैंने व्रत रखा है। व्रत? सतीश जोर से हंस पड़ा। यह व्रत तुम कब से करने लगी? अब से मंगल को रखा करूंगी, हनुमान जी का व्रत रखना चाहिए। सतीश एकाएक खिन्न सा हो गया। वह अकेला ही खाने बैठा, पर उससे खाया नहीं गया। उस रात उसकी छाती पर सिर रखकर शकुन खूब रोई। मेरा मन नहीं लगता, मुझे बड़ा अकेला अकेला लगता है। सतीश इस बात से दुखी नहीं, शकुन के दुख से जरूर दुखी था, पर कुछ भी उसके समझ में नहीं आता कि वह करे क्या। और एक दिन शकुन ने कहा, सुनो, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्यों? बड़े आश्चर्य से उसने पूछा। इधर कुछ दिनों से मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, सोचा दिखा दूं। मुझे तो तुमने अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ अविश्वास से उसने पूछा। शकुन यूं अकेली डॉक्टर के पास चली जाए, कुछ नई बात थी। बताने जैसा कुछ होता तो बता देती, बस यूं ही जरा भारीपन सा लग रहा था। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर की बात सुनते ही उसका मन जाने कैसा कैसा होने लगा था, पर अब आशा की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। क्या शकुन कोई खबर सुनाने वाली है? कोई खास बात नहीं। बड़ा उदास स्वर था शकुन का। नहीं, खुश होने जैसी कोई बात नहीं है। उसने तुम्हें बुलाया है, शकुन फिर बोली। क्यों? और वह गौर से शकुन को देखने लगा। शकुन भी शायद उसकी नजरों का सामना करना नहीं चाहती थी, मुंह किताब में ही गड़ाए रही। क्या हर्ज है, एक बार चले जाओ तो, हिम्मत बटोरकर शकुन ने कहा। सतीश को लगा शकुन का यो अकेले डॉक्टर के पास जाना, उसे भी जाने के लिए कहना, जैसे भीतर ही भीतर कुछ घुनता जा रहा है। उसका मन हुआ कोई तीखी सी बात कह दे, पर कही नहीं गई। कहा केवल इतना ही, मुझे क्या हुआ जो डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है। और वह प्रतीक्षा करने लगा कि शकुन विरोध करे या जिद करे तो फिर वह कुछ सुनाए। शकुन ने कुछ नहीं कहा तो शकुन उसे भीतर ही भीतर उसे कुछ सुलगने लगा। सामने लेटी शकुन उसे बड़ी अपरिचित और पराई सी लगने लगी। यही वह शकुन है जिसे उसने अपने प्राणों से ज्यादा प्यार किया है, जिसे उसकी बाहों का सहारा लिए बिना नींद नहीं आती। वही शकुन उस पर संदेह करती है। बिना कुछ बोले वह बाहर चला गया था। उसे सारी बात पर कभी गुस्सा तो कभी दुख होता, पर भीतर ही भीतर एक हल्का सा भय भी अनजाने उसके मन में समाता जा रहा था। और उस दिन के बाद उस घर की छत के नीचे बिना बोले बिना कहे बहुत कुछ घट गया था। शकुन के भीतर कहीं कुछ मर गया था। जिस रात की प्रतीक्षा में सतीश पहले सारा दिन काटता था, बिना थके फाइलों से जूझता रहता था, उसी रात से अब वह डरने लगा। उसके बाद जब भी 2 कमरों का घर लेने की बात आती, बड़े बुझे बुझे से स्वर में शकुन कहती, क्या करना है बड़े घर का, 2 जनों के लिए यह कमरा ही काफी है। हाँ, लकड़ी का पार्टीशन अवश्य लग गया था और बाकायदा सोने और बैठने के 2 कमरे बना लिए गए थे। शकुन बड़ी कंजूस हो चली थी। जब तक कहती, कौन लंबी चौड़ी आमदनी है, इसी में से खर्च करना है, इसी में से बचाना भी है। बुढ़ापे में 4 पैसे होंगे तो सहारा बन जाएंगे, वरना यहाँ कौन। और सतीश का मन होता था कि इस बेसिर पैर की बकवास करने के लिए शकुन की जीभ खींच ले, पर क्या कहे वह। और सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था कि सारा शरीर सतीश की बाहों में छोड़कर भी शकुन कहीं और रहती थी।
थोड़ी देर बाद वह उसकी बाहों में से छूटकर करवट लेकर सो जाते। मुझे नींद आ रही है, और अपमानित सा, आहत सा सतीश करवटें लेता रहता और निश्चय करता कि वह शकुन को बिना बताए कल ही डॉक्टर के पास जाएगा और अपने को दिखाएगा। यह झूठा लांछन वह क्यों अपने ऊपर ले? पर सवेरा आता तो पता नहीं उसे क्या होता कि डॉक्टर के यहाँ जाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। मन के किसी कोने में छिपा हुआ वह भय फैलता जाता और उसके सारे निश्चय डिग जाते। संशय और द्वंद्व से ग्रस्त शकुन के दुख से दुखी और एक अजान आशंका से त्रस्त सतीश बस एक ही बात महसूस करता कि शकुन उससे दूर होती जा रही है। कोई तीसरा प्राणी उनके बीच आ जाता तो वे कितने पास आ जाते। उसके अभाव में, उसकी अनुपस्थिति में दिनों दिन वे दोनों दूर दूर ही होते जा रहे हैं। पर कोई तीसरा प्राणी नहीं आया। हाँ, खाना बनाने के लिए एक बुढ़िया मांझी को सतीश ने जिद करके रख लिया। वह जब तक उस बड़े अभाव की पूर्ति नहीं कर जाता, वह शकुन के लिए सामर्थ्य पर दूसरी सुख सुविधाएं जुटा देना चाहता था। एकाएक घंटों की आवाज के बीच बजरंगगढ़ की आरती का स्वर चारों ओर फैल गया। अब चलना चाहिए। शकुन ने कमरा ठीक कर लिया होगा। उसे एकाएक पछतावा होने लगा कि वह यहाँ क्यों चला आया। उसे भी शकुन के साथ कमरा ठीक करवाना चाहिए था। वह भी उतने ही उत्साह से काम करता तो शकुन कितनी प्रसन्न होती। पर वह क्या करे, उसे आज सचमुच कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आज क्या, उसे पिछले 3-4 महीनों से कुछ भी तो ठीक नहीं लग रहा। हाँ, शकुन जरूर कुछ प्रसन्न रहने लगी है। लगता है जैसे उसने इस स्थिति को अपनी नियति मान लिया है। पर क्यों? 2 वर्ष का समय कोई ऐसी अवधि है कि आदमी यूं हताश हो जाए? उसके पास ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट है जिनके विवाह के 5-5, 7-7 साल बाद बच्चे हुए। पर शकुन तो जैसे कुछ भी सुनने मानने को तैयार ही नहीं। उसकी इस जिद के लिए क्या किया जाए? जिद? क्या सचमुच यह जिद बिल्कुल ही आधारहीन है? और यदि है ही तो क्यों नहीं वह उसे प्रमाणित करके उसे इस त्रास से मुक्त दे देता? पर क्या हुआ है उसे जो वह डॉक्टर के पास जाए? वह तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी है। ऐसा कुछ भी होता तो क्या उसे पता नहीं लगता? और क्या 3 साल तक शकुन को पता नहीं लगता? उसके मन में यह शंका आई ही क्यों? पर वह एक बार चला ही क्यों नहीं जाता? नहीं, वह शकुन की इस झूठी और बेतुकी जिद के आगे अपने को अपमानित नहीं होने देगा। पर हर बार ही कहीं बहुत भीतर से एक प्रश्न सा उठता, क्या वह सचमुच शकुन की जिद के कारण ही जिद किए बैठा है और कहीं कुछ नहीं है? किसी आशंका ने तो उसे नहीं रोक रखा है, और यही आशंका धीरे धीरे मन में एक गांठ बनती जा रही थी। एक अपराध भावना मन में घर करने लगी थी। और तब उसने सोचा था कि शकुन को प्रसन्न करने के लिए वह सब कुछ करेगा, किसी भी कीमत पर। पर बिना कुछ किए ही वह प्रसन्न रहने लगी। उसने स्वयं आलोक के पत्र पढ़े हैं। उनमें कहीं उसे ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे वह आहत अनुभव करे। पर हमेशा उसे लगता है कि लिखे हुए शब्दों से परे भी कुछ है जरूर, वरना इन शब्दों में आखिर ऐसा है ही क्या जो शकुन यूं प्रसन्न रहती है। घर लौटने की बात फिर उसके मन में आई। 8-10 आवारा से लोगों को छोड़कर भले आदमियों की भीड़ जा चुकी थी। खड़े होकर उसने अलसाए भाव से एक जोर की अंगड़ाई ली। शादी के बाद अक्सर वह शकुन को लेकर यहाँ आया करता था। शकुन तब इंटर पास थी। वे बैठकर आगे की योजना बनाया करते थे और 110 रुपए में पूरा महीना काटने का बजट भी। उसे याद आया, आलोक का पत्र आया था। शकुन पत्र पढ़ती जा रही थी और एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिलती जा रही थी। ऐसा क्या लिख भेजा है लेखक जी ने? बड़ी मुस्कुराहट फूट पड़ी है। कुछ नहीं, यो ही। रात को फिर उसने आलोक का प्रसंग छेड़ा था तो शकुन एक तरह से झल्ला से उठी थी। क्या बात है? देखती हूँ आलोक जी से परिचय मेरा है, पर छाए वे आप पर रहते। यह उत्तर से भीतर तक चीर गया था। तो सतीश को लगा जैसे कोहरे से चारों ओर का वातावरण बड़ा बोझिल बोझिल हो चला है। अब यहाँ से चल ही देना चाहिए। साइकिल पर बैठते ही ठंडी हवा का एहसास तो हुआ, पर लगा वह हल्का या अधिक सहज स्वाभाविक होकर नहीं लौट रहा है। घर तो सचमुच एक नए रूप में आ चुका था। मैं बहुत थक गई हूँ, कहकर शकुन ने करवट ली और सो गई। पता नहीं सो गई या सोने का बहाना करके पड़ी है। नहीं, सो ही गई है शायद। उसने शकुन के चेहरे की ओर झुककर जरा गौर से देखा। थकान के लक्षण दिखाई दे रहे थे। शकुन को यूं सोता देखकर ढेर सा लाड़ उसके मन में उमड़ आया। भीतर भीतर उमड़ती ऐटी अपराध भावना और ज्यादा गहरा गई। औरत की यह कितनी स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह माँ बने। मान लो यह बात प्रमाणित हो जाए कि वह कभी शकुन को मां नहीं बना सकता, तो जाने कैसा विचार उसके मन में आया कि वह भीतर तक सिहर गया। फिर वह अपने को जैसे तौलने लगा। क्या वह शकुन की इस इच्छा को पूरी करने में सहायक हो सकता है, या इस दुर्बलता के सामने घुटने टेक कर ऐसी उदारता ला सकता है कि वह जैसे भी हो अपनी इच्छा पूरी कर ले? मान लो कभी ऐसा कुछ हो जाए तो क्या वह उस बच्चे को स्वीकार कर सकेगा?
उसने झपट कर टेबल लैंप का स्विच दबा दिया। कमरे में एक क्षण को घुप अंधेरा छा गया, यहाँ तक कि पास लेटी शकुन की आकृति भी अंधेरे में डूब कर रह गई। धीरे धीरे फिर सब चीजें अपना रूप लेने लगी। क्षण भर को जो सब कुछ डूब गया था फिर दिखाई देने लगा, स्पष्ट और अधिक स्पष्ट। सतीश को बड़ी तसल्ली मिली, वह अपने कमरे में ही है। बाहें फैलाकर उसने शकुन को अपने पास खींचकर जोर से भींचना चाहा। शकुन ने हल्का सा विरोध किया। छोड़ो, बड़ी गर्मी लग रही है। फरवरी का महीना बीत ही गया था, सर्दी चाहे ना हो पर गर्मी का तो नाम भी नहीं था। कंबल ओढ़कर ही सोते थे। उसे जून की वह बात याद आई। एक दिन ऐसी भयंकर गर्मी से चिपचिपाते हुए शकुन को उसने अलग कर दिया था, तो दूसरे दिन अपने बचत के सारे पैसे सामने रखकर उसने कहा था, आज एक टेबल फैन खरीद कर लाओ। तुम तो जानते हो कि मुझे, और वह बड़ी तिरछी नजरों से देखकर हंस पड़ी थी। इस तरह उनके घर में टेबल फैन आ गया था। तांगा चला तो सतीश का मन गहरे अवसाद में डूबने लगा। स्टेशन आते समय मन में विशेष उत्साह और प्रसन्नता चाहे न रही हो, पर ऐसी खिन्नता भी नहीं थी। डूबने डूबने का यह एहसास नहीं था। अब उसकी नजर पास बैठे आलोक के सीने की चौड़ाई में ही बंद कर रह गई। कैसा शहर है अजमेर? आप खुद ही देख लीजिए, 2-4 दिन तो ठहरिएगा ही। अरे नहीं साहब, आज रात को ही वापस लौट जाना है। शकुन जी का इतना आग्रह था, फिर आपका कार्ड मिला तो लगा आना ही पड़ेगा। एक बोझ सा हटा। ऐसे खुले व्यवहार का जन्म किसी रहस्य से तो नहीं हो सकता। यह तो उसका अपना ही हिनभाव है और कुछ नहीं। पर इसकी यह स्वस्थ भुजा है, उन पर उभरी मछलियां, इसका तो सभी कुछ बहुत स्वस्थ होगा। सवेरे पता नहीं क्यों एकाएक शकुन ने अपना इरादा ही बदल दिया था। मैं स्टेशन नहीं जाऊंगी, तुम ही जाकर ले आना। कहीं थोड़ा आश्वस्त और संतुष्ट सा होते हुए उसने कहा था। अरे वाह, यह भी कोई बात हुई भला? इतना आग्रह करके बुलाया है और अब लेने नहीं जाओगी? शिष्टता भी तो कोई चीज होती है आखिर। तुम तो पहुंच ही जाओगे, घर से कोई भी जाए, क्या फर्क पड़ता है? सतीश ने गौर से शकुन को देखा। क्या सचमुच शकुन उसे और अपने को एक ही समझती है? कितने सहज भाव से उसने कह दिया कि कोई भी चला जाए। फिर उसने कहा, मैं तो पहचानता भी नहीं, तुमको चलना ही चाहिए। तस्वीर तो तुमने भी देखी है, पहचान ही लोगे। खैर, पहचान तो लूंगा ही। और उसे लगा वह तस्वीर न भी देखता तो भी पहचान लेता। शकुन मुस्कुराई थी। उस समय तो सतीश नहीं भाप सका, पर अब उसे लगने लगा कि शकुन की उस मुस्कुराहट में कहीं बड़ा तीखा व्यंग लिपटा हुआ है। विचित्र संयोग है, पहली बार जयपुर आया था तो शकुन जी से मुलाकात हुई थी, इस बार आया तो उनके घर आना पड़ा। आलोक हंसा। यह सारी बात इतने सहज ढंग से कैसे कर लेता है? इसे क्या नहीं मालूम कि शकुन के निमंत्रण पर यूं चले आने से मैं, शकुन का पति, कुछ गलत अर्थ भी लगा सकता हूँ। पर लगता नहीं कि इस आदमी के मन में कोई पाप हो। नहीं नहीं, यह सब मेरा भ्रम ही है। सब कुछ तो ठीक है, कहीं गलत कुछ लग ही नहीं रहा है। आलोक शकुन का ही नहीं, उसका भी तो मेहमान है। शकुन कोई उससे अलग तो है नहीं। वह जबरदस्ती ही अलगाव को पैदा कर रहा है और व्यर्थ ही कष्ट पा रहा है। घर आते उसने आलोक की अटैची उठा ली स्वयं। आलोक ने हल्का सा विरोध किया पर वह नहीं माना। आखिर आलोक उन लोगों का मेहमान है। सामने बरामदे में ही शकुन प्रतीक्षा में खड़ी थी। उन्हें देखकर दोनों सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ गई। देखो, सही आदमी कोई लाया हो ना। तीनों हंस पड़े और उसने सोचा अब ऐसे ही व्यवहार करेगा, बहुत ही सहज और स्वाभाविक। वह एकाएक हल्का हो गया। तीनों भीतर घुसे तो सजा हुआ कमरा उसे स्वयं ही बड़ा अच्छा लगा। आखिर इस घर का मालिक तो वही है। शकुन कुछ औपचारिक सी बातें कर पूछ रही थी और वह मन ही मन सोच रहा था, आज वह सबको खूब हंसाएगा, ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाएगा कि बस लेखक वह चाहे ना हो पर मूड में आ जाए। शकुन को आलोक के सामने कतई महसूस नहीं होने देगा कि उसका पति मात्र एक क्लर्क है। कितने दिन हो गए उसे हंसे और हंसाए। आलोक दीवार पर लगी उन लोगों की तस्वीर को देख रहा है जो उन्होंने विवाह के बाद ही खिंचवाई थी। यह क्या बहुत पुरानी है? इसमें तो बड़े यंग और स्मार्ट लग रहे हैं आप। सतीश को लगा यह रिमार्क उसने केवल शकुन के लिए दिया है। उसे तो बस यूं ही औपचारिकता के नाते शामिल कर लिया है। और एकाएक उसने शकुन की ओर देखा तो पहली बार इस बात का ध्यान आया कि बड़े यत्न से उसने अपने उन सब पक्षों को पूरी तरह उभारा है जहां जहां से वह सुंदर लगती है। शकुन, अब तुम गर्म चाय पिलाओ तो आलोक जी की थकान भी उतरे और थोड़ी ताजगी और गर्माहट भी आए। उसने स्वर की स्वाभाविकता बनाए रखी। मैं सिगरेट पी लूं? होठों में सिगरेट दबाते हुए आलोक ने अनुमति मांगी। मुझे तो अभी भी जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप कभी हमारे घर आएंगे भी, और आप आ गए हैं। बड़े गदगदाते भोलेपन से शकुन बोली। लो, कमाल कर दी। सशरीर सामने बैठकर भी मामला बड़ा मुश्किल है। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ।
कि आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुमने किसी को निमंत्रण दिया। तो आलोक जी, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, आप पहले आदमी हैं जिसके आने पर शकुन यूं खुश हो रही है, वरना शकुन को इस घर में तीसरे आदमी की उपस्थिति तक बर्दाश्त नहीं होती। चलिए, बेकार बदनाम मत कीजिए, ठुनक कर शकुन बोली। देखिए आलोक जी, घर के नाम पर कुल यह एक कमरा ही है हम लोगों के पास। यह पार्टीशन भी 1.5 साल से लगा है। पहले तो यह भी नहीं था। कोई भी आ जाता तो समझ में नहीं आ जाता कि कहाँ हम सोए बैठे, कहाँ उसे सुलाए बिठा। फिर मुझे एकांत और प्राइवेसी पसंद है। अब चाहे कोई कुछ भी कह ले, तब तो मेरे आने से भी आपको कष्ट होगा। वैसे तो मैं आज रात को ही चला जाऊंगा। धत, बीच में ही बात काटते हुए शकुन बोली। कैसी बातें करते हैं आप भी? आपके आने से कष्ट? यह तो हमारा सौभाग्य है। हाँ, आपको जरूर कुछ कष्ट हो सकता है, पर हमारी खातिर इसे भी सही है। फिर एकाएक पूछा, क्या आप आज ही चले जाएंगे? बिल्कुल, हर हालत में। कल सवेरे मुझे चले ही जाना है। बुढ़िया नौकरानी चाय ले आई। सतीश ने देखा शकुन शायद पहले ही सब कुछ कर आई थी। शकुन के मुंह से बार बार हम शब्द सुनकर सतीश का आत्मविश्वास जैसे बढ़ सा रहा था। शकुन ने और ठहरने के लिए एक बार भी नहीं कहा। आलोक भी ठहरने को व्यग्र नहीं। सभी कुछ तो बड़ा नॉर्मल है। नहीं, तुच्छता से जन्मे सारे संदेहों को वह पोंछ ही देगा। चाय चलती रही। शकुन बड़ी आत्मीयता भरी मनोहार से आलोक को खिला रही है। आज उसे अपना घर क्लर्क के घर से छोटे अफसर के घर में बदला हुआ लग रहा है। एक नामी लेखक उसके घर में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी सजी सवरी कलफ की साड़ी पहने सबको सर्व कर रही है, और इस घर और इस स्त्री का स्वामी वह है, केवल वह। इधर उधर की गपशप चलती रही। आलोक खुश मिजाज, हंसमुख और खुले स्वभाव का व्यक्ति है। अभिमान या बड़प्पन का बोध तक नहीं। शकुन केवल सुन रही है। वैसे बोलना उसे सबसे ज्यादा चाहिए। जो भी हो, आखिर वह है तो उसी का मेहमान। सुनो, तुम जरा तरकारी तो ले आओ। पहले नहा लो। नहीं नहीं, नहाना बाद में, पहले तरकारी ले आओ, अधिकार भरे स्वर में आदेश देती सी शकुन बोली। और सतीश को लगा जैसे वह थोड़ा एकांत चाहती है, प्राइवेसी। हवा उल्टी थी या पता नहीं क्यों साइकिल बड़ी भारी चल रही थी। वह लौटा तो शकुन और आलोक आमने सामने बैठे बात कर रहे थे। दोनों के बीच सिगरेट का हल्का सा धुआं छाया हुआ था। उसे देखते ही शकुन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ले आए? जो कि तो बैठे बैठे उसने पूछा। उठकर उसने थैला तक नहीं लिया। अब तुम नहा लो, तरकारी उधर माजी को ही दे देना। हाँ हाँ, देखिए आप लोग अपने रूटीन में किसी तरह की गड़बड़ ना करिएगा। आप ऑफिस कितने बजे जाते हैं? 10 पर पहुंचना होता है, 9:30 के बाद निकल जाता हूँ। और तुम? 15 मिनट में ही स्थिति तुम पर आ गई? नहीं, शायद बहुत पहले से यह स्थिति चल रही थी। मैंने तो आज छुट्टी ले ली है। एक दिन के लिए तो आप आए हैं, सारा दिन स्कूल में गुजार दूंगी, तो आपसे बातें कब करेंगे? करेंगे तो क्या शकुन मुझसे भी छुट्टी लेने के लिए कहेगी? यदि कहा तो क्या वह ले लेगा? लेनी चाहिए उसे। नहीं, बहुवचन का प्रयोग तो वह अपने लिए भी कई बार करती है। चाय के समय चुप क्यों बैठी थी? करती ना उस समय बात। और आलोक अब रूटीन गड़बड़ करने की बात क्यों नहीं करता? कुछ देर पहले तक तो छुट्टी की कोई बात नहीं थी, और उसे लगा कि फिर सब कुछ गड़बड़ा गया है। वह नहाकर लौटा और पार्टीशन के उधर निःशब्द तैयार होने लगा। कान उसके उधर ही लगे हुए थे। शायद किसी किताब का जिक्र हो रहा था। बोल आलोक ही रहे थे। शकुन को जो बातें करनी वह करती क्यों नहीं? शायद वह उसके जाने की राह देख रही है। ऐसा ही है तो वह उधर ही रहेगा। पर उससे रहा नहीं गया। तुम यहाँ बैठो, मैं जरा खाने के लिए माजी को समझाऊं। सतीश बैठ गया, पर खिन्न सा। आलोक ने एक नई सिगरेट सुलगाते हुए कहा, आपको जो काम है उसके साथ साहित्य का तो कोई संबंध बैठता ही नहीं। यह शौक आपको लगा कैसे? शौक कहाँ है? शकुन कहानी उपन्यास पढ़ने की शौकीन है, तो बस खाली समय में मैं भी पढ़ लेता हूँ। साहित्य की कोई खास समझ वमझ नहीं है मुझे। वह कह तो गया, फिर उससे लगने लगा कि कहीं कुछ गलत हो गया है। एजुकेशन बोर्ड में काम करने वाला आदमी साहित्य से रुचि नहीं रखता या साहित्य नहीं समझ सकता, ऐसा कोई नियम तो नहीं है। कौन कहता है कि वह साहित्य नहीं समझता? अच्छा हुआ कि शकुन यहाँ नहीं है। अब उसे कोई वजनदार बात पूछनी चाहिए। कुछ सोचकर उसने पूछा, अच्छा यह बताइए, आप लोग जो लिखते हैं उसका आधार वास्तविकता होती है या मात्र कल्पना? इस विषय में कोई निश्चित नियम तो नहीं है। सतीश की अधूरी बात का मतलब समझते हुए आलोक बोला, अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग ढंग होता है। अपने बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी वे ही रचनाएं ज्यादा सशक्त या सजीव है जिनको मैंने स्वयं भोग कर लिखा है। सतीश जी, माँ की मौत पर जब सारा घर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था, मेरा मन सारी स्थिति से अनछुआ रहकर उसी घटना पर कहानी बुन रहा था।
दूसरों की बात क्या कहूं, कभी कभी खुद मुझे विश्वास नहीं होता कि इससे ज्यादा वजनदार बात तो उसके दिमाग में आ भी नहीं सकती। अब क्या बात करूं। अच्छा हुआ शकुन यहाँ नहीं है, वरना इसके बाद वह क्या पूछता। आलोक बोले चला जा रहा। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों से मुझे कहानी मिल जाती है जिनसे लगाव तो क्या, हमारा विशेष परिचय भी नहीं होता। यो समझिए फिर उनसे हमें लगाव ओढ़ना पड़ता है, एक्टिंग ही करनी पड़ती है। बड़ा खतरनाक खेल होता है यह। कभी कभी तो एक कहानी की 10 गुनी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। तभी शकुन आ गई और सतीश के दिमाग में कुछ कौंधते कौंधते रह गया। आलोक जी, आप भी नहा लीजिए, असली थकान तो नहाने में ही जाएगी, मैं गर्म पानी रख आई हूँ। नहा लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है, मैं कोई ब्राह्मण तो हूं नहीं कि नहाकर ही मुंह झूठा करूंगा। शकुन हंसी। सतीश को हल्का सा अफसोस हुआ कि वह क्यों नहीं हंस सका। नहीं नहीं, नहा डालिए। आलोक की अटैची उठाकर सामने टेबल पर रखती हुई शकुन बोली। यह अपनत्व भरा अधिकार कहाँ से आ गया, और फिर उसे लगने लगा कहीं कुछ है जरूर। आलोक के जाते ही शकुन ने कहा, कमीज तो नहीं पहन लेते, कितने मुसा रही है यह। क्यों, ठीक तो है। ये मैं हमेशा ही कमीज 3 दिन पहनता हूँ, आज ही ऐसी कौन सी खास बात है। वह शकुन को जता देना चाहता था कि आलोक उसके लिए कोई खास महत्व नहीं रखता। शकुन चुपचाप सतीश का खाना लेने चली गई। रोज की तरह वो उसे खिला रही, पर सतीश को लग रहा है कि शकुन ने हर काम की योजना बना रखी है। सतीश के सामने तो समय बर्बाद ही होता, सो वह समय नहाने में लगवा दिया। इधर सतीश जाएगा और उधर आलोक तैयार। शकुन ने एक बार भी उससे तो छुट्टी लेने के लिए नहीं कहा, बल्कि शायद मन ही मन मना रही है कि जल्दी से जल्दी सतीश यहाँ से चला जाए। इतनी साफ बात है और वो समझ नहीं रहा। क्रीम रंग के कुर्ते में जचा जचाया आलोक घुसा तो सतीश को अपनी मुसी हुई कमीज अखर गई। आज उसे कमीज बदल ही लेनी चाहिए थी। शकुन ने ठीक ही कहा था। क्लर्की करते करते शायद वह सचमुच ही डल हो गया है। तो आप तो चले। हाँ, मैं तो अब चला। शकुन है आपके पास। और उसने देखा शकुन मुग्ध भाव से आलोक को देखे जा रही है। लौटिएगा कब। अब तो 5:30 पर ही मुलाकात होगी। शाम को बाहर चलेंगे और कुछ नहीं तो यहाँ का दौलत बाग और आना सागर ही देख लेंगे। शकुन को तो वह जगह बड़ी प्रिय है। शादी के बाद की कुछ शामें तो हमारी वहीं बीती है। वहां जाते ही शकुन को बस हनीमून का सा मूड आ जाता है। वह हंस पड़ा। उसने सोचा बड़ी मार्के की बात कहता जा रहा है। आलोक जान ले कि उन दोनों के बड़े मधुर संबंध है। उसके मन में कोई ऐसी वैसी बात हो तो निकाल दे। अच्छा साहब चले, और वह बाहर आ गया। रोज की तरह शकुन भी बाहर आई उसे विदा करने, पर सतीश को इस समय भी शकुन के चेहरे पर वही मुग्ध भाव दिखाई दिया जो आलोक को देखते समय उभर आया था। 1 बजे तक वह जैसे तैसे अपने को फाइलों में डुबोए रखने का प्रयत्न करता रहा। फिर एकाएक उसे लगा अब नहीं ठहरा जाएगा। उसने उसी समय एक स्लिप लिख कर बॉस के कमरे में भिजवा दी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सो वह घर जा रहा है, और निकल आया। घर लौटना क्या ठीक होगा। दोनों तो यही समझेंगे कि मुझे उन लोगों पर संदेह है। सचमुच उसका अपना कॉम्प्लेक्स ही तो है जिसे उसने इतना शंकालु ओछा बना दिया है। अपनी ऐसी हरकतों से तो कभी कभी उसे स्वयं ही विश्वास होने लगता है कि उसका भय कहीं सच ही है। उसे रोज की तरह ऑफिस में काम करना चाहिए था, पर अब कुछ नहीं। सीधा घर जाएगा और साफ कहेगा कि वह भी छुट्टी लेकर आ गया है। आलोक जी आखिर रोज रोज तो हमारे घर आने से रहे। फिर वह उनको घुमाने ले जाएगा, वहीं वह अपने लतीफे भी सुनाएगा। वे सब तो अभी रह ही गए। वह चुन चुन कर लतीफे याद करने लगा। गाड़ी तो रात को 10 बजे जाती है। आना सागर से तांगा लेकर वह उसे कॉफी हाउस ले जाएगा। बड़े शहरों के मुकाबले में तो यहाँ कॉफी हाउस कुछ भी नहीं। फिर भी कम से कम दिखा तो देगा ही कि वह सिर्फ क्लर्क ही नहीं, इस जिंदगी से भी परिचित है। कुछ रुपए ही तो खर्च होंगे, पर शकुन कितनी प्रसन्न होगी। वह उसके इस आरोप को गलत सिद्ध कर देगा कि उसे आलोक का आना अच्छा नहीं लगा। इसमें अच्छा न लगने की बात ही क्या है भला। पर घर आया तो पता नहीं कि उसने साइकिल घर से 10 कदम दूर ही रख दी। दबे पांव वह सीढ़ियां चढ़ा। उसका दिल घबराने लगा था, मानो किसी दूसरे के घर में चोरी से घुस रहा हो। कुछ क्षण बरामदे में खड़े रहकर वह आहट लेता रहा। शायद कुछ बातचीत की आवाज ही आ रही हो, पर कहीं कुछ नहीं था। दरवाजा बंद था। फिर भी उसने हल्के से धक्का दिया कि शायद खुली जाए। नहीं, दरवाजा तो भीतर से बंद था। अब फिर उसने दरवाजे से कान लगाए। बाहर के कमरे में बैठकर बात कर रहे होते तब तो बाहर साफ साफ आवाज आती। इसका मतलब है सोने वाले हिस्से में बैठे हैं। पर उधर तो शकुन किसी को नहीं आने देती। और एकाएक मन हुआ कि लात मारकर दरवाजा तोड़ दे और भीतर दोनों को रंगे हाथों पकड़ ले। शकुन को बातें करनी थी, इसलिए तो छुट्टी ली थी, पर बातों का तो सिलसिला ही कोई नजर नहीं आता।
आखिर भीतर हो क्या रहा है, कैसे जाने, कहां से जाने। इस समय घर का दरवाजा रोज ही बंद रहता है, पर रोज शकुन घर पर नहीं रहती है। वह फिर एक कदम आगे बढ़ा, दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर बस दरवाजे को धीरे से छूकर रह गया। नहीं, उसे इस तरह अधीर नहीं होना चाहिए। मान लो कुछ नहीं हुआ तो वह उनकी नजरों में तो गिरेगा सो गिरेगा, अपनी नजरों में कितना गिर जाएगा। एकदम उसे खिड़की का ख्याल आया। खिड़की भी भीतर से बंद थी। अच्छा, खिड़की बंद करने की क्या जरूरत थी? ऐसी सर्दी तो अब रही नहीं। कमरे में हवा आने के लिए खिड़की और दरवाजा ही तो है बस, और दोनों बंद है। तो उसने सारी खिड़की पर नजर दौड़ाई, कहीं कोई छेद हो जहां से वो भीतर जा सके, पर कहीं सुराख तक नहीं मिला। उसे पहले क्यों नहीं याद आया, एक सुराखी करके रख देता। पर वह क्यों इस तरह अपराधी महसूस कर रहा है? यह उसका अपना घर है, इसमें वह जब भी चाहे आ जा सकता है। आखिर वह अपने घर ही तो आया है। उसे होता क्या जा रहा है कि वह अकारण ही डरने लगा है। जैसे शकुन दरवाजा खोलेगी, कह देगा कि वह भी आधे दिन की छुट्टी लेकर आया है। तभी उसके सामने शकुन का चेहरा घूम गया, आंखों में धिक्कार और भर्स ना भरे। मान लो यही कह दे वह, आखिर आ गए ना, तुम इसके सिवा और कर ही क्या सकते थे। और उसे लगने लगा कि वह संशय में क्यों पड़ा हुआ है। वह नगरा, गुलाबबाड़ी, आदर्श नगर, जाने कहां कहां साइकिल ले घूमता रहा। उसे बराबर लग रहा था कि कहीं बहुत बड़ा धोखा उसके साथ किया जा रहा है। उसका मन हो रहा था कि वह सब पर थूकता चले। क्या करे अब वह, कहाँ जाए? उसका कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं। जिस शकुन को पिछले 5 साल से वह अपने शरीर के अभिन्न अंग की तरह प्यार करता आ रहा था, वह इस समय किसी और की बाहों में पड़ी मस्ती मार रही होगी। और वह है जो बेघर बार होकर यूं दर दर भटक रहा है। और यूं ही निरुद्देश भटकते भटकते जब वह पूरी तरह लस्त पस्त हो गया, तो फिर आना सागर की बारादरी के उसी कोने पर आकर बैठ गया। वह यहीं पड़ा रहेगा। उसे कोई नौकरी नहीं करनी, कोई काम नहीं करना है। कौन है उसका जिसके लिए खून पसीना एक करे? उसे अचानक ही सबसे नफरत होने लगी, और उसे लगा वह सचमुच ही पौरुषहीन है। कोई मर्द बच्चा होता तो 2 लात मारता दरवाजे के और घोंटा पकड़कर बाहर कर देता शकुन को, और 2 झापड़ मारता उस लफंगे के। उसके मन में पूरी तरह विश्वास जम गया कि वह पुरुष नहीं है। और उसे लगा यह बात तो वह बहुत पहले से ही जान गया था, तभी तो कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर डॉक्टर को दिखाए। लानत है उस पर। थू, उसने सामने पानी में थूक दिया। कोई असली मर्द बच्चा होता तो उसे अपने आप से नफरत होने लगी। ठीक ही तो किया शकुन ने। कौन औरत ऐसे नामर्द की पत्नी होकर रहना पसंद करेगी? और फिर वह निढाल होकर वहीं लेट गया। उसकी आंखों के कोने से आंसू बहने लगे और वह मन ही मन गालियां देने लगा। साला शोहदा कहीं का, कहानी लेने आया है। शकुन ने उसे जरूर बता दिया होगा। शकुन, किस जन्म का बैर तुमने मुझसे निकाला है? उस आदमी के सामने मुझे नंगा कर दिया, जिसके सामने मुझे वस्त्रों की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। बजरंगगढ़ की आरती फिर गूंजने लगी। तो 7 बज गए। वे जरूर अब भले आदमी बने उसकी राह देख रहे होंगे। वो घर चला जाए तो दोनों कैसा नाटक करेंगे। शकुन लड़ेगी कि इतनी देर क्यों कर दी, सारा प्रोग्राम गड़बड़ कर देते हो। मन ही मन चाहे खुश हो रहे होंगे, साले मस्तियां मार रहे होंगे। आलोक ने तो कहा ही था कि जहां हम इन्वॉल्व नहीं होते वहां भी कभी कभी अभिनय करना पड़ता है। पर शकुन, वह यह अभिनय कहाँ से सीख आई? उसी ने सिखाया दिया होगा अपना उल्लू सीधा करने के लिए। वही बेवकूफ है जो कुछ समझा नहीं। तभी तो शकुन 4 महीने से प्रसन्न रहने लगी थी, वरना 2-4 घंटे में कोई विवाहित स्त्री एक अजनबी के साथ यूं कमरा बंद करके बैठ सकती है? क्या क्या हुआ होगा? शकुन ने आखिर क्या सोच रखा है? क्या चाहती क्या है वह? आज वो घर लौटेगा ही नहीं। आज सालों को जश्न मनाने दो, मेरे अपने ही घर में मेरा श्राद्ध करने दो। मैं यहीं पड़ा रहूंगा। किसका घर और किसकी बीवी? उसने रुमाल से अपना चेहरा ढक लिया। यह मुंह किसी को भी दिखाने लायक नहीं है। थोड़ी देर बाद सतीश उठा और साइकिल पर बैठकर चल पड़ा। उसे यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। थोड़ी देर बाद वह अपने घर के सामने ही था। ठीक है, वह घर ही जाएगा। यह घर उसका है, जाना ही है तो शकुन जाए, जिसे अब इस घर में अच्छा नहीं लगता। वह क्यों यूं मुंह छिपाई छिपाई फिरता रहे? उसे देखते शकुन ने भौहें चढ़ा ली। कमाल कर दिया तुमने, अब आ रहे हो? उसके सर में शिकायत थी। हम लोग तो 5 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोनों साले कपड़े बदल कर जच जचा कर बैठे हैं। बड़ी तीखी से नजरों से उसने उन्हें देखा, मानो कह रहा हो, क्यों मुझे बेवकूफ बना रहे हो? कुछ जरूरी काम आ गया था। जिस दिन घर में कुछ होगा उस दिन जरूर तुम्हारे ऑफिस में भी काम आ जाएगा। छोड़ाते कल के लिए, कह देते मैं आज नहीं ठहर सकता। तेरी या चरित्र,
कोई कह सकता है इस शकुन को देखकर कि पति के जाते ही यह औरत चाय दो जरा, किसी तरह शब्दों को ठेलकर उसने कहा। पहले उसने सोचा था कि वह किसी से कुछ नहीं बोलेगा, चाय भी नहीं मांगेगा, पर फिर लगा क्यों नहीं मांगेगा। जब तक शकुन इस घर में रहेगी उसे पत्नी की तरह उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हाथ मुंह धोने के लिए वह अंदर गया तो उसने शकुन को कहते सुना, बहुत थक जाते हैं ऑफिस के काम से। शायद सतीश की रुखाई की सफाई दे रही आलोक को। हाँ वह थक जाता है, वह बहुत कमजोर है, दुर्बल, बिल्कुल दुर्बल, नामर्द, कह दे सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट दे, वह है जैसा है। उसका मन फिर सुलगने लगा। सर्दी हो चली थी फिर भी वह तौलिया लेकर नहाने घुस गया। गुसल खाने के बाहर से उसे शकुन का स्वर सुनाई दिया, यह क्या तुम इस समय नहा रहे हो ठंडे पानी से, बीमार पड़ोगे तो। सुनो तो। उसने पूरा नल खोल दिया तो पानी की आवाज में शकुन का स्वर डूब गया, बकने दो कमबख्त को। एक बार पानी की ठंडक ने उसे भीतर तक कंपा दिया, फिर भी उसे नहाना अच्छा लग रहा था, जैसे उसकी जलन ठंडी होती जा रही थी। काफी देर तक पानी के नीचे रहने के बाद उसने नल को बंद किया। अपना शरीर पोंछकर कुछ देर तक वो यूं ही खड़ा रहा, फिर खड़ा खड़ा अपने ही अंगों से विचित्र सी हरकतें करता रहा। पता नहीं एक विचित्र सा संतोष मिल रहा था उसे यह सब करने में। खोया आत्मविश्वास जैसे लौट रहा था। कौन कहता है कि साला की वह। फिर एकाएक उसका अपना ही मन ग्लानि और वितृष्णा से भर उठा। यह सब क्या किए जा रहा है वह। नहीं, जैसे भी होगा वह अपने को संयत रखेगा। उसने सोचा वह बड़े स्वाभाविक ढंग से चाय पीएगा और स्वाभाविक स्वर में कहेगा कि देखिए आप लोग एक्टिंग करने में बहुत माहिर होंगे, पर मेरी आंखें भी कम तेज नहीं। शकुन चाहे तो आपके साथ जा सकती है। मुझ में है इतनी उदारता कि मैं अपनी पत्नी की राह में बाधा बनकर खड़ा न हो। ये लोग उसके ही घर में नाटक कर रहे हैं, क्लाइमेक्स वह कर दे। वह बाल बनाता जा रहा था और पलंग को देखता जा रहा था। कैसे सोएगा वह अब इस पलंग पर। शकुन चाय बनाने लगी तो आलोक ने कहा, हम लोग तो वैसे चाय पी चुके हैं, पर आपका साथ देने के लिए एक राउंड और सही। हाँ हाँ जरूर, शाम का सारा प्रोग्राम तो इन्होंने गड़बड़ कर ही दिया है, अब चाय पी पी कर ही समय काटो। शकुन के स्वर में हल्का सा आक्रोश था। चाय पी चुके हैं यह तो बता दिया, और क्या क्या कर चुके हैं ये लोग, ये क्यों नहीं बताते। वही क्यों नहीं पूछ लेता कि दिन भर क्या किया। बड़ा स्वाभाविक सा तो प्रश्न है, लेकिन अगर दोनों को इस प्रश्न का एकाएक कोई जवाब नहीं सूझा और खिसियाए से दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, तब वह क्या करेगा। तभी शकुन उठी और भीतर से स्वेटर लाकर देती हुई बोली, लो अब कम से कम यह तो पहन लो, रात को ठंडे पानी से नहाए हो। अपनी जिद के आगे तुम किसी की बात सुनते भी हो कभी। न चाहते हुए भी उसने स्वेटर पहन लिया। चोंचले दिखा रही है। 8 तो बजने वाले, चलने चलने का तो कोई यहाँ सिलसिला ही नजर नहीं आ रहा। दिन भर में जरूर प्रोग्राम बदल गया होगा। बाहों में भर भर कर शकुन ने एक दिन और रहने के लिए तैयार कर लिया होगा। कल फिर उसे ऑफिस भेज दिया जाएगा। और अब तुम जरा बैठो, मैं खाना दिखाऊं। हाँ मेरे साथ बैठने में क्या रखा है, शकुन जी तो काफी इंटेलिजेंट है। हाँ बहकाओ बच्चों, मुझे खूब बहकाओ, बेवकूफ समझ रखा है उसे। बता रही थी कि शादियों कराई तब बस यूं ही थी, आपने ही वह रुचि पैदा की और सुविधाएं भी थी। सुनिए, शकुन उधर से बुला रही है। सतीश उठकर चला गया। देखो अब आलोक जी को स्टेशन छोड़ने तुम ही चले जाना, मुझे घर ठीक करना है और कॉपियां भी देखनी है। 2 दिन से इस चक्कर में कुछ किया ही नहीं, कल सारे नंबर देने हैं स्कूल में। सतीश ऐसे देखने लगा जैसे कुछ समझने की चेष्टा कर रहा हो। आलोक जी आज जा रहे हैं क्या। कमाल करते हो तुम भी, सवेरे ही तो बात हो गई थी। नहीं, मैंने सोचा शायद तुमने आग्रह करके रोक लिया होगा। अरे बाबा आ गए सो ही बड़ी बात है, अब उन्हें जरूरी काम है तो क्या करें। तो स्टेशन तो तुम भी चलो कम से कम। देखो सारे बर्तन बिखरे पड़े हैं, खाना खत्म होते ही पहले इन्हें जमाऊंगी। माँ जी तो खिलाकर चली जाएंगी, बाकी सब तो मुझे देखना है। छोटा सा घर है, जरा सा बिखर जाता है तो दिक्कत होने लगती है, और मुझे यूं भी बिखरा घर पसंद नहीं है। उसके बाद कॉपियां भी तो देखनी है। पर देखो मैंने तुम्हें इसलिए इधर बुलाकर कह दिया, वरना वहां तुम जिद करने लगोगे और मना करना मुझे बड़ा भद्दा लगेगा। कुछ कहना मत। हाँ। सतीश और शकुन साथ साथ ही बाहर आए। सतीश को बात से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था इस तरह भीतर बुलाकर शकुन का उससे कुछ कहना। आलोक आए हैं तो क्या हुआ, उनका भी तो अपना कोई जीवन है। तो आलोक जा रहा है। शकुन फिर अपनी घर गृहस्थी और स्कूल की बातों में डूबने लगी है। खाने बैठे तो शकुन ने उसकी थाली में 2-3 अतिरिक्त चीजें रखते हुए कहा, तुम सवेरे ऑफिस चले गए थे तो तब तक तो बनी ही नहीं थी, तुम अब खा लो। गाजर का हलवा था और मटर की कचौड़ी। कुछ तो आप भी लीजिए आलोक जी, शकुन मनोहर कर रहे थे। माफ करो बाबा, स्वस्थ जरूर कुछ ज्यादा हूँ पर खाता ज्यादा नहीं हूँ। सवेरे का खाना ही अभी तो हजम नहीं हुआ है।
ऐसा तो आपने सवेरे से भी कुछ खाया नहीं है, मैंने तो अपने हाथों से सब बनाया है। तो दिन भर इसने खाना बनाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचारे वो बैठ कर उधर खाना बना रही हो और ये महाशय यहाँ दीवान पर लेटकर सिगरेट फूंक रहे हो? आवाज आती कहाँ से? पर फिर दरवाजा बंद क्यों था? हो सकता है नींद आ गई हो, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया हो। कमरा सड़क पर ही तो पड़ता है। वे भी तो जब इतवार को दोपहर को सोते तो बंद करके ही सोते। तो क्या यह उसका अपना ही बुना हुआ जाल है जिसमें फंसकर वह दिन भर से छटपटा रहा है? उसने गौर से शकुन को देखा। शकुन खिला जाता रही खा कमरे, पर वैसे सब कुछ बड़ा स्वाभाविक था। आप आज शाम को आ जाते तो आलोक जी को थोड़ा घुमा फिरा ही देते। सारे दिन घर में रख कर बोर कर दिया। सोच रहे होंगे कहाँ आ फंसे। वाह, बोर तो मैं तनिक भी नहीं हुआ। बढ़िया खाना खाया, डट कर गप्पे मारी। हाँ, सतीश जी के साथ ज्यादा बैठने का मौका नहीं मिला और अब आपका बड़ा प्रिय आना सागर भी नहीं देख पाया। सो वो आपकी बार आऊंगा तब जरूर देखूंगा। फिर कुछ खट से बजा सतीश के दिमाग में। तो क्या फिर आने का प्रोग्राम बन चुका है? क्या है यह सब? उसे कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है। उसे कुछ अपनी समझ पर खींच होने लगी। अब आप तांगा ले आइए। लगा जैसे शकुन जल्दी से आलोक को विदा करके अपने काम में लग जाना चाहती। या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भेजकर विदा की असली रस्म पूरी करनी है? उसके सामने तो औपचारिक से नमस्कार के सिवा कुछ हो नहीं सकता ना। तांगा लेने में भी साथ चलता हूँ, जरा टहलना ही हो जाएगा। टहलना क्या होगा, यहाँ बगल में तो तांगा मिलता है, यही ले आएंगे। हाँ, आलोक को कैसे जाने दे सकती है अभी? मैं तो आपका नौकर लगा हूँ जो तांगा लेने चले जाऊंगा। चलते समय शकुन ने कहा, समझ नहीं पा रही हूँ आलोक जी, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं। जब भी जयपुर आए तो यहाँ आने का कष्ट अवश्य करिएगा जी। और इस बार अकेले नहीं, परिवार सहित आइए, सबसे मिलकर और भी खुशी होगी। आलोक हंसता हुआ तांगे पर बैठ गया। सारा तांगा नीचे को झुक गया। पता नहीं कितना वजन है कमबख्त में। स्टेशन से सीधे घर ही आ जाना, इधर उधर मत चले जाना। मांझी भी चली जाएंगी तो मुझे बड़ा अकेला लगेगा। और सतीश को लगा जैसे आलोक के सामने यह कहकर उसने उसे उबार लिया। विदा देती अनमनी सी शकुन उसे बड़ी भोली, बड़ी सरल और बड़ी प्यारी सी लगी। फिर मन में ढेर ढेर लाड़ उमड़ने लगा। उसने एक बार फिर सवेरे से अब तक की सारी बातें याद करा ली। अगर मन में संदेह से मुक्त होकर देखे तो कहीं कुछ भी नहीं है। एक भी तो बात ऐसी नहीं हुई जिसे वह आधार बनाकर यो कष्ट पाए। नहीं नहीं, यह उसी की हीन भावना है जो उसे बात बात के अलग अर्थ लगाने को मजबूर कर देती है। वह आज कितना बड़ा अनर्थ भी कर सकता था। उसे इस बात से बड़ी तसल्ली मिली कि ऐसा कुछ भी होने से पहले ही उसे सद्बुद्धि आ गई। हाँ, आलोक की वह खातिर कर रही थी बड़े श्रद्धालु भाव से, तो इसमें हुआ ही क्या। वह हर काम को पूरी लगन से ही करती है। वह बड़ी तरकीब से आलोक को लिखने के प्रोसेस वाली बात जरूर शकुन को बता देगा कि कैसे ये लोग बिना किसी लगाव के भी केवल कहानी वसूलने के लिए एक्टिंग करते हैं। कम से कम यह हल्का सा संकेत हो जाएगा शकुन के लिए कि यदि आलोक ने कुछ किया भी हो तो वह उसकी किसी भी बात या व्यवहार को गंभीरता से न ले। उसका ओछापन भी नहीं देखेगा और बात भी बन जाएगी। कौन कहता है कि वह बेवकूफ है या डल है? आलोक ने भी स्वीकार किया कि शकुन इंटेलिजेंट है। वो उसके संकेत को अवश्य समझ लेगी। गाड़ी चली तो बड़े मशीनी ढंग से हाथ हिलाता रहे। उसने भी चलते समय शकुन वाली बात दोहरा दी, सपरिवार आइए कभी। आलोक आया और चला गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। वह घर लौटेगा तो देखेगा शकुन उसी व्यस्तता और लगाव से अपना घर ठीक कर रही होगी। यदि उसका काम पूरा नहीं होगा तो वह कहेगा, जाओ तुम आराम करो, बहुत थक गई हो, लाओ मैं जमा देता हूँ सारे बर्तन वर्तन। वह उसकी कॉपियां भी दिखवा देगा। वह जरूर विरोध करेगी, तुम भी तो ऑफिस से थक कर आए हो, मैं कर लूंगी, तुम आराम करो। आज वह शकुन को बहुत प्यार करेगा। कितने दिन हो गए उसे बड़ी आत्मीयता से प्यार किए। उसकी अपनी ही दुर्बलता ने पता नहीं कैसे यह भ्रम उसके मन में पैदा कर दिया था कि उन दोनों के बीच में जैसे कोई है, पर कहीं कोई नहीं है। शकुन आज भी उसी की है, उतनी ही जितनी 2 साल पहले थी। मैं कितना धीरे धीरे चल रहा हूँ। शकुन अकेली होगी, साइकिल न लाकर भूली की। उसने अपनी चाल बढ़ा दी। घर पहुंचा तो देखा खाने के बर्तन अभी भी टेबल पर ज्यों के त्यों पड़े थे। कॉपियों का बंडल भी दीवान के नीचे वैसा का वैसा बंधा पड़ा था। उधर जाकर देखा शकुन पलंग पर लेटी हुई आलोक का नया उपन्यास पढ़ने में डूबी हुई है। आहट पाकर एकदम चौंक सी उठी। कौन? अरे मैं हूँ। ओह तुम? मैं तो डरी गई थी और किताब को तकिए के नीचे सरकाती हुई वह उठकर बैठ गई। तो मित्रों, कहानी तीसरा आदमी यहाँ समाप्त होती है। आपको कहानी अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।
और शेयर भी करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।